ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। चलिए जी, जैसे कि नाम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हमने बताया यहां पे कंप्यूट रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि अगर किसी को कोई रेंटल इनकम मिले तो उसका टैक्स यहां पे कंप्यूट किया जाता है। मतलब एज इनकम टैक्स ऑफिसर आपको ये पता होना चाहिए कि कोई पर्सन अगर रेंटल इनकम रिसीव करता है तो तो उसका जो टैक्स है, जो टैक्स की कैलकुलेशन है, जो उसकी इनकम है, वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट किया जाएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो भाई रेंटल इनकम किसको मिलेगा? जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी होगी, है कि नहीं? तो सपोज करो कि रामलाल है, उसके पास कोई बिल्डिंग है या कोई लैंड है या कोई फार्म हाउस है या कोई ओपन ऑडिटोरियम है। बिल्डिंग हो और लैंड या फार्म हाउस या ओपन ऑडिटोरियम, जैसे कि ये ऑडिटोरियम होते हैं, ये छत नहीं होनी चाहिए, चार दीवारी हो, छत हो चाहे ना हो। मजा आ रहा है? गुड। तो सबसे पहली बात कि बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, जो एसएससी है जिस पे इनकम टैक्स लगेगा वो कौन होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। सिखाता हूं, जरा ये कहानी समझाऊंगा क्योंकि ये जरूरी है। ये अपना रामलाल, अब ये इसका मालिक है। अब इस भाई साहब रामलाल ने क्या किया? इस प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया। क्या किया? इस वाली प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया। किसको दे दिया? मिस्टर ए को, 10,000 रुपये पर मंथ पे। अब मिस्टर ए भाई साहब इंटेलिजेंट निकले थोड़े से, उन्होंने कहा कि किराए पे मिल तो गया, मुझे मुझे जरूरत सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर की है, नीचे वाले फ्लोर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत सिर्फ किसकी है? ऊपर वाले फ्लोर की है, जहां पे मैं गोडाउन बनाऊंगा। नीचे वाला फ्लोर तो मैं किसी और को भी किराए पे दे सकता हूं। तो इस भाई साहब ने क्या किया? ग्राउंड फ्लोर को सबलेट कर दिया मिस्टर बी को 6,000 रुपये पर मंथ में। मतलब यूं समझो रामलाल इसका मालिक है, मिस्टर ए को रेंट पे दिया गया ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। मिस्टर बी ने और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उठा के पूरा का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा, ये भी एक बात है डियर। हाँ, देखो, फर्स्ट फ्लोर इन्होंने कहा कि मुझे रखना है, बाकी ये वाला जो फ्लोर है उसे किस पे दे दिया? इसने रेंट पे दे दिया। मतलब ये ए इसको यूज करेगा और इसको सबलेट कर दिया किसको? बी को। समझ रहे हो? सबलेट कर दिया किसको? बी को। कहानी बड़ी अजीब हो गई, ध्यान से समझना आप जरा पूरी की पूरी कहानी। रामलाल ने मिस्टर ए को दोनों के दोनों फ्लोर दे दिए और मिस्टर ए ने सोचा यार कि मुझे जरूरत सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर की है, नीचे वाले फ्लोर की जरूरत नहीं है। तो इस वाले फ्लोर को, जो ये वाला फ्लोर है, इसको इसने सबलेट कर दिया। सबलेट मतलब दोबारा से किराए पे दे देना। तो यहां पे दो पार्टी है जो रेंट रिसीव कर रहे हैं। एक मिस्टर बी से मिस्टर ए रिसीव कर रहा है रेंट, कितना? 6,000 रुपये पर मंथ, है कि नहीं? और एक मिस्टर रामलाल ये रिसीव कर रहा है, कितना रिसीव कर रहा है? 10,000। आओ जरा इसको थोड़ा सा डीपली समझाता हूं क्योंकि ये बात जरूरी है समझनी। कौन है ये? मालिक है। इसने इसको अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी। लेट आउट कितने पे? 10,000 पर मंथ पे। इसको अथॉरिटी थी कि ये प्रॉपर्टी आगे किराए पे दे सकता है। तो इसने, अब इसके ऊपर बर्डन कितने का है? 10,000 रुपये पर मंथ का। इसने क्या किया? ये वाली प्रॉपर्टी सबलेट कर दिया, रुपीज 6,000 पर मंथ, ग्राउंड फ्लोर को, मिस्टर बी को। अब आपको बता दूं मैं, ये तो टेनेंट है, मिस्टर ए भी, मिस्टर बी भी टेनेंट है। अगर मैं अब आपसे बात करूं तो ये कह सकते हो कि यहां पे दो पार्टी रेंट रिसीव कर रहे हैं। यस और नो?
ठीक है, पार्टी जरा ध्यान से देखना कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है इसमें। एक ये पार्टी है जो रेंट रिसीव करेगा, और कितना ये बताना जरा मुझे। हाँ, बच्चे ने बोला 6000, बिल्कुल करेक्ट आपने बोला कि 6000 रेंट रिसीव करेगा ये लीजिए। देखो जी, ये मिस्टर ए को 6000 का रेंट देगा, है ना? कितने का रेंट पे करेगा? 6000 का रेंट पे करेगा। इसी तरीके से ये यहां पे रेंट लेगा कितने का? 10,000 रुपए का। तो दो बंदे रेंट रिसीव कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मिस्टर ए का जो रेंट है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है जी, और इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है। आओ जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। और आपको ये बात तो पता चल गई, दो बंदे। आपको बता दूं ये जो रेंट है 10,000 रुपए बिल्कुल टैक्सेबल होगा। क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। किसके लिए पता है? कौन टैक्स पे करेगा इस पे? पैसे किसको मिल रहे हैं? जल्दी बोलो। रामलाल को। तो टैक्सेबल होगा। मतलब ये जो रामलाल है, रामलाल के लिए टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। लेकिन ये मिस्टर ए, इसके लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अभी समझाता हूं। अदर सोर्सेज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डेफिनेशन गलत बतला रहा है। जो डेफिनेशन है उसको गलत कर देता है। डेफिनेशन में हमने कहा ऑनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑनर, जबकि वो ऑनर नहीं है। ओके, इसी वजह से रामलाल की जो इनकम है 10,000 रुपए पर मंथ, रामलाल की जो इनकम है 10,000 रुपए पर मंथ, वो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में। मिस्टर ए को जो पैसा मिल रहा है कितना? 6,000 रुपए, वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ लिया कि एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एसएससी ऑनर हो ये जरूरी है। क्लियर है बात? ये मजा आ गया जी? आइए इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय ऑनर फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। ऐसा ना हो कि जो प्रॉपर्टी है वो खुद के बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उठाते हैं, मान लो ये फैक्ट्री है और इसका जो मालिक है बखूबी हम जानते हैं अपना प्यारा रामलाल। ये लीजिए जी, ये हाउस प्रॉपर्टी है हमारे पास और इसका मालिक रामलाल है। इसने इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि इसको लग रहा था कि प्रॉपर्टी मेरे पास काफी टाइम से है, तो एक काम करता हूं, क्यों ना इस प्रॉपर्टी को फैक्ट्री में तब्दील कर दूं। क्या कर दूं? फैक्ट्री में तब्दील कर दूं। तो इसने क्या किया, ये धुआं उठ रहा है, फैक्ट्री बना दी। ओके, और इस फैक्ट्री को रामलाल, बिकॉज ये ऑनर है इसका, तो इसने एक फैक्ट्री खोली। मान लो फैक्ट्री रन बाय रामलाल। इस केस में इसकी जो रेंटल इनकम है, मान लो अगर कुछ भी बनती है, वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, खुद का मतलब खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाता है। वही कहता है प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ऑनर फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। तीन बातें आपने पढ़ी जो बहुत डीपली बताने की कोशिश की। जरा एक बार पहली दोबारा से रिपीट करूं। पहली बात की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी में चाहे बिल्डिंग हो चाहे लैंड हो, दोनों आएंगे। अच्छा, लेकिन याद रखने वाली बात है, इसमें फार्म हाउस और ओपन ऑडिटोरियम भी आते हैं। दूसरी बात हमने बताई आपको
कि एसएससी जो है वो ऑनर होना चाहिए, और तीसरी बात वो जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है और रेंटल इनकम रिसीव हो रहा है तो फिर टैक्सेबल होगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या पढ़ा हमने, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, फिर रेंटल इनकम रिसीव हो रही है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? ये मजा आ रहा है जी? आइए अब सवाल ये उठता है, ठीक है ये बात हमने पढ़ ली कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो इसकी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भाई निकालोगे तो किसी तरीके से, इनकम निकालोगे तभी तो टैक्स लगाओगे ना, पहले इनकम तो निकाल लो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले निकाला जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकाला जाता है? एक काम करो, ऊपर की हेडिंग जरा लाउडली बोल के बताना, क्या लिखा है ये? सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस पे स्टार लगा हुआ है, बाद में बताऊंगा ये स्टार का मतलब क्या है। इसमें से लेस कर देते हैं क्या? याद रखना ये म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेड बाय ऑनर। कभी कभी ना म्युनिसिपल टैक्सेस टेनेंट भी पे कर देता है, वो अलाउ नहीं है यहाँ पे। ओके, पेड बाय ऑनर होना चाहिए। एक खास बात यहाँ पे और कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये म्युनिसिपल टैक्स इस साल का पे किया जा रहा है या पिछले किसी 10 साल का या आने वाले 20 साल का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी अमाउंट है दैट विल बी डिडक्टेबल। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल बनाया, उन्होंने कहा जितना भी पैसा आपको, ये बताऊंगा जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, आप यूं समझो रेंट है एक तरीके का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के हिसाब से रेंट, इसमें से लेस कर देंगे। वो उन्होंने कहा कि यार सारे पैसे पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, आपको कुछ छूट देते हैं। छूट किस पे देंगे? तो म्युनिसिपल टैक्सेस। छूट किस पे देंगे जी? तो म्युनिसिपल टैक्सेस। वो पैसा म्युनिसिपल टैक्सेस का मतलब जो आप पे कर चुके हैं, आपने पे किया करंट ईयर में, आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, आइदर रिलेटेड टू करंट ईयर, या आइदर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये सिचुएशंस अराइज होती है। फिर इसमें लेस कर दिया जाता है अनरियलाइज्ड रेंट। ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है जी? कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई टेनेंट काम कर रहा है, तो मतलब रह रहा है, और उस दौरान सिचुएशन ऐसी होती है कि वो पैसे नहीं देता। क्या नहीं देता? पैसे नहीं देता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस केस में उसे बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, और लेस कर देते हैं इसको। जो आता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ पैसे लेस करती है, जिसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। लेकिन एनएवी पॉजिटिव होगा तभी डिडक्शन दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। और इसमें से एक चीज और लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बाद में बताऊंगा, दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरेस्ट फॉर रिलेटेड पीरियड मतलब करंट ईयर, और एक होता है इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। दोनों चीजें माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलते हैं रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें ऐड कर दिया जाता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट अंडर सेक्शन 25AA और 25B, और फिर जो आएगा उसको बोलते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का, ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले लेते हैं हम यहां पे लेस करते हैं इसमें, फिर लेस करते हैं, जो आता उसको बोलते हैं गुड, लेस करते हैं इसमें 24(1) ए में क्या लेते हैं सबसे पहले? स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होता है ये? एट द रेट 30% ऑफ NAV। फिर लेस करते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। गुड, दो डायरेक्शंस होती हैं, सबसे पहले लेते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन और दूसरा आता है इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। गुड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दो होता है, पहला होता है और दूसरा होता है गुड, जो आता है उसको बोलते हैं रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐड कर देते हैं इसमें अंडर सेक्शन 25AA और 25B, जो आता है उसको बोलते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बस
ये पूरा फॉर्मेट है, लेकिन इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में कुछ कैलकुलेशन है जिसपे स्टार लगा है। सबसे पहले स्टार लगा है जीएवी पे, इसकी कैलकुलेशन सीखनी है। और आपको दूसरा जो स्टार लगा है वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, इसकी कैलकुलेशन सीखनी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आओ जरा कैलकुलेशन सिखाता हूं, सामने ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, इसको समझने से पहले इस चार चीजों से फैमिलियर हो जाना जरूरी है। एफ आर, एम वी, एस आर और ए आर। एफ आर का मतलब है फेयर रेंट, क्या मतलब है इसका? एम वी का मतलब है म्युनिसिपल वैल्यू, क्या मतलब है इसका? एफ आर का मतलब क्या है? एम वी का मतलब? एस आर का मतलब है स्टैंडर्ड रेंट, क्या मतलब है इसका? एफ आर मतलब एम वी, एस आर और ए आर एक्चुअल रेंट। ए आर क्या होता है? एफ आर, एम वी, एस आर और ए आर एक्चुअल रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है उस लोकेलिटी में, जैसे जिस एरिया में रहते हो वहां का एक रेंटल, एक स्टैंडर्ड है, वो रेंटल जो कितना होना चाहिए या क्या है या क्या रेट चल रहा है उसे बोलते हैं फेयर रेंट। एमवी का मतलब है म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी रेंटल वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। एसआर का मतलब है रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, उसके तहत रेंटल वैल्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट जो आप रिसीव करते हैं। जरूरी को है कि रेंटल 12,000 रुपए चल रहा है तो 12,000 ही ले रहे हो आप। हो सकता है कि आपको लोकेशन मेरी बहुत अच्छी है, मैं 13,000 रुपए लूंगा पर मंथ, या ऐसा भी हो सकता है बोलो नहीं नहीं कोई नहीं 10,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो इसे बोलते हैं एक्चुअल रेंट। एफ आर एम वी कंपेयर करते हैं फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। क्या लिखा हमने? विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको ले लेंगे। इसको फिर कंपेयर करेंगे एसआर से, स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में से जो भी कम होगा लोअर उसको ले लेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एआर से और इन दोनों में से कंपैरिजन होती है कि क्या सिचुएशन है। इन दोनों की हम कंपैरिजन करते हैं और सिचुएशन पता लगाते हैं। चलो जरा एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं, फिर लेते हैं, दोनों में से क्या लेते हैं? हायर को कंपेयर करते हैं, दोनों में से क्या लेते हैं? लोअर को कंपेयर करते हैं। फिर इसमें चेक करना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। क्या सिचुएशन है कि ए आर ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से? पहली सिचुएशन है। क्या ए आर ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से? दूसरी सिचुएशन है क्या ए आर कम है एक्सपेक्टेड रेंट से? दो सिचुएशन है, ये बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग पे काम करता है। सबसे पहले ध्यान देना ये दोनों जो चीजें आपने लिखी है यहां पे, ए आर इज ग्रेटर देन ई आर, मतलब बड़ा तो नहीं है। अगर ए आर बड़ा है ई आर से तो उस केस में आप देख रहे हो GAV जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो क्या होता है? AR, एक्चुअल रेंट ही हमारा GAV होता है। और अगर ये देख रहे हो आप AR लेस हो जाए ER से, क्या हो जाए? लेस हो जाए ER से, तो आपकी सिचुएशन क्या है? मतलब ड्यू टू वैकेंसी, क्या खाली रहा इस वजह से एक्चुअल रेंट कम है ER से? अगर वैकेंसी ड्यू टू वैकेंसी है तो GAV होगा AR, और अदर रीजन है तो GAV होगा ER। क्लियर है? आइए दोबारा से जरा समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं, फिर लेते हैं विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर को कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं ए आर इज, अगर बड़ा है तो क्या लेंगे? GAV क्या होगा? AR, और छोटा है तो चेक करना पड़ेगा, ड्यू टू वैकेंसी है तो GAV क्या होगा? तो कह सकते हैं ड्यू टू वैकेंसी है तो ऊपर वाला ही होता है, और ड्यू टू अदर रीजन है तो क्या होगा? ER। क्लियर है बात? ये मजा आ गया? यूं समझो, सबसे पहले हायर लेते हैं, फिर लोअर लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं हायर है या लोअर है, हायर लोअर, हायर और लोअर। क्लियर है बात? ये आइए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेंगे हम। ये एग्जांपल देखो, सबसे पहले क्या है? ये FR, फिर क्या है? फिर क्या है? और फिर क्या है? चलो जरा कंपेयर करते हैं, ध्यान से समझना। अभी कोई वैकेंसी का केस नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी सिचुएशन है। सबसे पहले FR और MV विच एवरेज, दोनों में से हायर क्या है? आवाज नहीं आई, बोलो 24,000। मुझे फेयर रेंट नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए।
FR और MV विच एवर इज हायर? यस, अमाउंट बोलना है, दोबारा बोलो, FR और MV विच एवर इज हायर? 24,000 एंड स्टैंडर्ड रेट नॉट एप्लीकेबल है, तो फिर जो आपके हाथ में पड़ा वही रख लो। मतलब यूं समझो, दो चीजें हैं मेरे पास, ये मार्कर है, ये पेन है, दोनों में से जो भी भारी होगा वो अपने हाथ में रखूंगा और बाकी को छोड़ दूंगा। समझ में आया? फिर इसको कंपेयर करूंगा कोई दूसरी चीज से, है ही नहीं कंपैरिजन करने के लिए, तो यही है मेरे हाथ में। समझ में आया? फिर इसको कंपेयर करूंगा मैं अगली चीज से जिसका नाम है AR, फिर कंपेयर करूंगा और चेक करूंगा। तो कंपैरिजन में अभी ज्यादा चीज ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट नॉर्मली दोनों में से क्या ज्यादा है। ज्यादा जो होगा, अगर GAV हमारा सॉरी ज्यादा होगा एक्चुअल रेंट, तो AR ही हमारा आंसर होगा, और अगर कम होगा तो वैकेंसी मान के चलेंगे हम अभी, तो भी AR ही आंसर होगा। तो अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, यूं समझो कि AR ही इस केस में आंसर रखेंगे हम लोग। अभी बात करता हूं मैं, अभी आप आने दो इसमें केस, फिर बात करूंगा। तो अभी जो सिचुएशन है 24 और 20,000 विच एवर इज हायर? 24 एंड नॉट एप्लीकेबल, क्या लोगे? 24 एंड एक्चुअल रेंट 18,000 विच एवर इज हायर? अभी सिर्फ हायर का कंसीडर करना है, तो क्या होगा? 24,000। क्लियर है बात ये? अच्छा जी, ये देखो समझाया है मैंने यहाँ पे। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर? 24 एंड नॉट एप्लीकेबल कितना? 24 एंड 18,000। तो दोनों में से देखो ये AR छोटा है ना, यस और नो? तो AR अगर छोटा है तो ये वैकेंसी में कह रहे थे, सॉरी अदर रीजन वाला केस लेके चलेंगे, ये अदर रीजन वाला, और GAV हमारा ER ही रहेगा उस केस में। अगर कम रहेगा तो AR होगा, ज्यादा होगा तो सॉरी AR अगर कम होगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आइए जरा अगला केस लेके चलते हैं। ये फिगर है हमारे पास 30,000 और 24,000 विच एवर इज हायर? 30,000 एंड 24,000 विच एवर इज लोअर? 24 एंड 36,000। इसमें चेक करेंगे विच एवर इज हायर, तो जो हायर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अभी यही मान के चलना, वो डेप्थ की बात बताई है। आगे चलो, यही हमारा GAV है 36,000 रुपीज। दोबारा 40 एंड 36 विच एवर इज हायर? 40 एंड 50 विच एवर इज लोअर? याद रखना कहीं कंफ्यूजन ना हो, फिर बता देता हूं। 40 एंड 36 विच एवर इज हायर? 40,000 एंड 50,000 विच एवर इज लोअर? 40,000 48,000 विच एवर इज हायर? यही हमारा आंसर है, GAV हमारा 48,000 होगा। आगे चलें दोबारा से, 42,000 एंड 42,000 विच एवर इज हायर? दोनों सेम ही है। 42,000 एंड 30,000 विच एवर इज लोअर? 30,000 एंड 36,000 विच एवर इज हायर? 36,000 विल बी GAV। कई बच्चे सवाल पूछते हैं सर ये करके दिखाना है, नहीं दिमाग में करना है, ओके ऑरल करना है। आगे चलिए 50,000 48,000 विच एवर इज हायर? 50,000 नॉट एप्लीकेबल, क्या लोगे आप? 50,000 एंड 54,000 विच एवर इज हायर? 54,000 विल बी GAV। क्लियर है बात? ये मजा आ गया? रजिस्टर जरूर पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्शन फॉर्मूला जितने भी आज मैंने बताया उसे 3 बार जरूर पढ़ के आना है, और हो सके तो एक बार बुक की भी रीडिंग कर लेना, ओके। और एक मैंने एग्जाम्पल कराया है आज वाले, इसको आप दोबारा करके लाएंगे। मजा आ गया जी? गुड, चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।